बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। भली का तव्हांखे जैसे प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जी तो यकीन इन ॻाल्हि में कोई शक ना है कि हिन महिल भी असांजी आर्म्ड फोर्सिस असांजे लाइ हिन वतन अज़ीज़ जे लाइ पाकिस्तान के बेहतर मुस्तक़बिल के लाइ कुर्बानियों ॾियनि पिया ऐं ऑपरेशन्स थियनि पिया दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लाइ गैर कानूनी गैर मुक़ीम अब जो माण्हू रहनि था पाकिस्तान में उन्हें ॿाहिरि करण लाइ ऐं ऑफकोर्स स्मगलिंग ऐं ॿिया प्रॉब्लम्स जेके आहिनि इकॉनमी जा उन्हनि खे ख़त्म करण लाइ। त हिन करे पाक फ़ौज के असां सलाम पेश कंदासीं प्रोग्राम के आगाज़ में ही। पर असांखे ख़बर है कि पाक फ़ौज सां जुड़ियल भी इलाही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आहिनि जेके अॼु प्रोग्राम में डिस्कस करणियूं आहिनि, जंहिंमें असांखे ख़बर आहे कि असांजे एयर चीफ मार्शल के एक्सटेंशन मिली आहे। यकीनन हिन खां अॻु में 40 साल अॻु में एक्सटेंशन मिली, तक़रीबन 40 साल, ऐं हाणे या वरी 4 ॾींहंनि खां पोइ असां ॾिसूं था कि एयर चीफ के असां एक्सटेंशन ॾिनी आहे साल लाइ। छो ॾिनी वई आहे, छा रीज़न? छो कि 40 साल अॻु में त अफ़गान वॉर हुई, अॼु कहिड़ी वॉर आहे इहो अॼु प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। ऐं ऑफकोर्स हिन जे अलावा असांखे ख़बर आहे कि अॻूणा DG ISI आहिनि, जनरल फैज़ हमीद साहब जंहिंजो PTI सां गॾु इलाही नालो खयो वेंदो आहे, जनरल बाजवा सां गॾु नालो इलाही खयो वेंदो आहे। ऐं यकीनन हुननि जे भाउ खे जॾहिं गिरफ़्तार कयो वियो त इहे सवाल माण्हुनि खयो कि शायदि जेको ऑपरेशन थियणो हुयो उन्हनि माण्हुनि जे ख़िलाफ़ उहा हाणे उन्हनि जी फैमिली जे अगेंस्ट जेके केसिस ठहियल या फ्रॉड जा उन्हनि ते गिरफ़्तारियूं अॼु थियूं आहिनि। लेकिन हिन प्रॉब्लम खे बि अॼु डिस्कस कंदासीं, छा वजह आहे। ऐं अगरि ॻाल्हि कयूं सेनेट इलेक्शन्स जूं त सेनेट इलेक्शन्स में कागज़ात जमा थी चुकिया आहिनि, जांच पड़ताल जो मरहलो जारी आहे जेको 19 मार्च ताईं जारी रहंदो। 21 मार्च ते जेके अपीलूं आहिनि उहे चेक कयूं वेंदियूं डॉक्यूमेंट जे ख़िलाफ़, ऐं पोइ सेनेट इलेक्शन थींदा। सेनेट इलेक्शन जेको सवाल खयो पियो वञे उहो इहो पियो खयो वञे, छो करे इहो सवाल PTI जे अली मोहम्मद ख़ान साहब खयो आहे कि जेके निगरां हुकूमत में माण्हू हुआ उहो आइनी क़ानूनी तौर ते छा सेनेट इलेक्शन में पार्ट वठी सघनि था, सेनेट जो हिसो ठही सघनि था। छो जे करे मॉरली अख़लाक़ी तौर ते त जॾहिं बि कोई असां इहा ॻाल्हि कंदा आहियूं त इहो ई चवंदा आहिनि कि छो जे करे निगरां हुकूमत अचण वारे जेके इलेक्शन्स थिया उन्हनि में साथ एतिरो ॾिनो, एतिरो कमु कयो त उन्हनि खे ऑब्लाइज कयो वञे ऐं हाणे उनखे सेनेट इलेक्शन में पोजीशन्स ऐं काबीना में जाइ ॾिनी पई वञे। लेकिन अॼु जो प्रोग्राम में सवाल खणंदासीं कि छा इहो कॉन्स्टिट्यूशनली आइनी तौर ते लीगल आहे ऐं अख़लाक़ी ऐं मॉरल वैल्यूज़ असांजा किथे विया या आहिनि ई कोन हाणे, जंहिंजे करे अॼु असां ख़ामोश तमाशाई ठही वेठा आहियूं। इन जे अलावा ॻाल्हि कयूं PTI जी त PTI में असांखे ख़बर आहे शेर अफ़ज़ल मरवत साहब वॾा मशहूरु आहिनि, अॼुकल्ह काफ़ी स्टेटमेंट्स ॾींदा रहंदा आहिनि। उन्हनि जी स्टेटमेंट आई आहे त वॾी करप्शन कई आहे PTI वारनि ख़ैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में, जेके महमूद ख़ान चीफ मिनिस्टर या PTI जा, हुननि वटि जाम हाणे माइंस अची वियूं आहिनि। हिकिड़ी खान मां 25 लख रोज़ाना प्रॉफिट थींदो आहे, इहा शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ॻाल्हि कई आहे। ऐं यकीनन शेर अफ़ज़ल मरवत साहब हिन महिल खुली अचनि पिया, लॻे ईअं पियो PTI जे अंदरि धड़ा ठही विया आहिनि, पार्टीज़ ठही वियूं आहिनि जंहिंमें इख़्तिलाफ़ भी आहे। सुप्रीम कोर्ट जी ॻाल्हि कयूं, सुप्रीम कोर्ट जी अॼु वॾी मुंहिंजी नज़र में जेका थी आहे उहा इहा आहे कि सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जे जज तनक़ीद कई आहे, न रुगो तनक़ीद कई आहे, इहो चयो आहे कि अॻूणे चीफ जस्टिस साकिब निसार पंहिंजो कमु ई सही न कयो, फेल थी विया पंहिंजो कमु करण में। इहा स्टेटमेंट आई आहे सुप्रीम कोर्ट जे सिटिंग जज जस्टिस जमाल मंदोखेल साईं जी तरफ़ां। ऐं हाणे ॾिसणो इहो आहे कि छा साकिब निसार ते कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस खुली सघे थो या नथो खुली सघे। ऐं यकीनन अॼु PSL जो फाइनल भी आहे, हर को PSL लाइ एक्साइटेड आहे मैच लाइ, ऐं काफ़ी माण्हू मैच ॾिसंदा भी हूंदा। पर मां PSL हुन महिल अनफॉलो करे छॾियो, ॾिसणु बंदि करे छॾियो जॾहिं मूंखे ख़बर पई त हुते फ़लस्तीन जो झंडो बि कोन था लहराए सघो, छो जे करे असां हूअं त आज़ादु आहियूं, अंदरां ग़ुलाम आहियूं। खैर डिस्कशन कंदासीं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद खान साहब। फारूक साहब थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम, जज़ाकल्लाह खैर। फारूक साहब पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 17 साल सर मुझे हो गए हैं सहाफ़त में सर, और ये जो हमारे नॉर्दर्न कबायली इलाकों में ऑपरेशन वज़ीरिस्तान और उसके इर्द गिर्द के जो 7 कबायली इलाके हैं, ये ऑपरेशन तब से ही चल रहा है सर, ख़त्म होके नहीं दे रहा, क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, जो मेन ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन ज़र्ब अदब 2014 में, जी हाँ 2014 में, जब जनरल राहील शरीफ आर्मी चीफ थे, और वो एक भरपूर ऑपरेशन था, फैसला कुन ऑपरेशन था इन द सेंस कि शुमाली वजीरिस्तान में ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बड़े एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट ग्रुप्स प्लस कुछ दहशतगर्द ये उज़्बेकिस्तान वाले और ऐसे लोग वो वहाँ पे एस्टैब्लिश पे, उन तमाम को जनाब एक भरपूर ग्राउंड फोर्सेस और एयर ऑपरेशन से उनको वहाँ से अपना निकाला गया। कुछ मारे गए, कुछ अफगानिस्तान भाग गए। उस जमाने में आपको पता है वो डबल फेंसिंग, वो बाढ़ तो नहीं थी, लेकिन बहरहाल सम ऑफ देम मैनेज टू एस्केप, लेकिन बड़ी तादाद में मारे गए और पकड़े गए। तो माय पॉइंट इज दिस कि ओवर द ईयर बिल्कुल वहाँ पे साबिक फाटा इलाके में
अमन तो रिस्टोर हुआ, लेकिन फिर मसला शुरू हुआ जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान आपने देखा कि टीटीपी के साथ हमारी नेगोशिएशन हुई, हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह वगैरह, और वो कुछ उसमें एक सीज फायर भी होल्ड हुआ। लेकिन बाद में जो टीटीपी की डिमांड्स थी कि वो चाहते थे कि तमाम इन लोगों को रिलीज कर दिया जाए जो पाकिस्तान की कस्टडी में हैं कई सालों से, कईयों को डेथ सेंटेंसेस हो गई हुई थी वगैरह ये तमाम, लेकिन कुछ लोगों को हमने रिलीज भी किया। लेकिन हम बजिद थे कि जनाब नहीं, जब तक आप पूरा एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे तो उस वक्त तक इन लोगों को सबको रिलीज नहीं किया जाएगा। आप हथियार डालें, पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करें और उसके बाद ठीक है नॉर्मल शहरी के तौर पे आप रहें तो फिर आगे बातचीत चल सकती है। लेकिन बहरहाल वो एग्रीमेंट जो है नहीं हो सका, सीज फायर टूट गया। तो उसके बाद हम पिछले 1.5-2 साल से देख रहे हैं कि उनके कुछ लोग आ भी गए थे पाकिस्तान में आम माफी के तौर पे, वो भी कुछ यहाँ पे थे, हथियार भी उनके पास थे। लेकिन फिर बाकायदा अफगानिस्तान में जब यूएस फोर्सेस वहां से निकल गई तो एक दोहा एग्रीमेंट में साइन किया गया था कि अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट उनकी सरजमीन जो है अफगानिस्तान की वो पाकिस्तान या किसी भी नेबर के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि डिस्पाइट की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिपीटेडली अफगान तालिबान गवर्नमेंट को कहा कि जनाब आपने भी कितनी मरतबा ये कमिटमेंट की है कि आप ऐसी इजाजत नहीं देंगे और तहरीक तालिबान एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स जो हैं उनको आप कंट्रोल करेंगे और बल्कि उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि ये मामले ही खत्म हो जाए। लेकिन बहरहाल अफगान तालिबान गवर्नमेंट में कुछ ऐसे अनासर हैं जिन्होंने बिल्कुल इस चीज का पास नहीं किया और उन्होंने अपने सरजमीन की इजाजत दी कि वो जो बेसिस थे तहरीक तालिबान और एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट ग्रुप्स उनको उन्होंने कार्रवाई से रोका नहीं। और यही वजह है कि पिछले काफी अरसे से, अब महीने से देख रहे हैं कि रिपीटेड अटैक्स होते हैं फ्रॉम अक्रॉस दी अफगान बॉर्डर, अफगान सरजमीन से, यही बेसिस है। प्लस उनके कोई लोकल फैसिलिटेटर्स हैं ये केपी के बॉर्डर एरियाज में जिनके साथ मिलकर फिर ये फौज पे भी हमले करते हैं, पुलिस पे भी करते हैं और फिर जारी बात है हमारी काउंटर टेरर ऑपरेशन होते हैं। तो ये ब्रिगेडियर साहब इससे ऑब्वियस हो गया ब्रिगेडियर साहब कि अफगानिस्तान से भी अटैक हो रहे हैं, ईरान के साथ भी हमने रिसेंटली सिस्तान में हमने भी अटैक किया था, उन्होंने भी दहशतगर्दों के ठिकानों पे निशाना बनाया था। इंडिया हमारा देरीना दुश्मन शुरू से। सर देखा जाए तो बस एक चाइना बचा है हमारे पड़ोसी में, बाकी 3 मुल्कों से तो हमारी सर चल रही है सर कुछ ना कुछ। नहीं, यू हैव अ पॉइंट इन द सेंस कि देखें मैं ये समझता हूं कि एक पूरी हम माने या ना माने लेकिन ये हकीकत है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से और ईरान की सरजमीन से जो पाकिस्तान पे माजी में हमले हुए और कुलभूषण जाधव आपके जिंदा मिसाल है जिसको ईरान से चाबहार से ऑपरेट करता था और इंडियन नेवी का रॉ का ये एक सर्विंग ऑफिसर था, पकड़ा गया, उसका पूरा नेटवर्क दहशतगर्दी में इन्वॉल्व था, बलूचिस्तान में, कराची में वगैरह, सिंध में। सो कहना मैं ये चाह रहा हूँ मेरी नजर में ये एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है बाय द इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, बाय दोज इंटरनेशनल फोर्सेस जो पाकिस्तान को आगे नहीं चलने दे रहे। दे वांट टू कीप पाकिस्तान डिस्टेबलाइज्ड और इसमें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, इसमें कुछ होस्टाइल इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, और वो जो कि खासकर मैं कहूँगा इंडिया में उनकी अपनी एजेंसीज जिस तरह वो इन बेसिस को फंड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर इन अफगानिस्तान या इन ईरान। अब ईरान में तो आपने पता फिर हम मजबूर हो गए थे पाकिस्तान की पहली मर्तबा। ब्रिगेडियर साहब आप माशाल्लाह से बहुत टेक्निकल बातें करते हैं सर, और टीवी आपको मालूम है सर एक बड़ा लेमैन देखता है, आम आदमी देखता है सर। जो थोड़ी बहुत मुझे समझ है प्लीज आप मुझे भी समझाएगा, मेरी सोच भी सर थोड़ी छोटी है आपके सामने ही। सर दाखिला और खारजा पॉलिसी अगर एक लेवल पे ना हो ब्रिगेडियर साहब तो फायदा ही नहीं होता कुछ। सैडली सर हमारी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी वक्त से कमज़ोर चल रही है। पीडीएम हुकूमत में हम जानते हैं हिना रब्बानी खर साहिबा फॉरेन मिनिस्टर थी, तब भी वो अफगानिस्तान चली गई थी मुज़ाकरात करने, स्टेट मिनिस्टर थी तो शायद। और आप सोचिए कि एक अफगान तालिबान हुकूमत के साथ एक औरत जाके अगर मुज़ाकरात करेगी जहाँ पे औरतों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता तो क्या अचीव होगा सर? डोंट यू थिंक कि सर ये फेलियर है सर, ये बहुत सारे लोगों का फेलियर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किस किस का फेलियर है? देखिए आई एग्री विद यू, ये फेलियर है हमारी टॉप लीडरशिप का और पॉलिटिकल, सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप या दूसरी लीडरशिप भी? देखिए असूलन तो ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उनको लीड करना चाहिए ये तमाम ऐसे मामलात जो दहशतगर्दी के हैं जो नेबर्स के साथ,
और पॉलिटिकल लीडरशिप करती भी है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप को सपोर्ट भी मिलती है सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, सिक्योरिटी लीडरशिप जो है, इदारों की लीडरशिप है। अब देखें, आई एग्री विद यू कि एक वक्त होता था कि हम अफगानिस्तान के टॉप लीडर जो हैं, तालिबान गवर्नमेंट, वो पाकिस्तान आते थे, हमारे इनके साथ मुलाकात होते थे, उनके हमारे लोग जो है वो वहां पे जाते थे काबुल, और जाके उनके साथ बातचीत होती थी एट द हाईएस्ट लेवल। लेकिन हमने ये भी दौर देखा कि नरबानी खर भी वहां पे गई, हालांकि फॉरेन मिनिस्टर तो जो अपना बिलावल भुट्टो थे वो नहीं गए, और अभी भी हम सो माय पॉइंट इज कि सर काकड़ साहब को पश्तो आती थी, दुनिया के 10-15 मुल्क घूम लिया, अफगानिस्तान नहीं गए सर। मैम आई एग्री विद यू, इनको जाना चाहिए था, बिल्कुल पॉलिटिकल लीडरशिप को उनको जाके उनको एंगेज करना चाहिए था, हाईएस्ट लेवल उनको यहाँ पे बुलाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल आई एग्री कि इट इज अ फेलियर ऑफ आवर पॉलिटिकल लीडरशिप इन पर्टिकुलर। उनका काम है कि इन मामला को आगे लेके जो है वो चलना और इन मसाइल को हल करना। लेकिन मैं फिर अपनी बात पे अपना आई स्टैंड ऑन व्हाट आई एम सेइंग कि एक तो फिर वो सीपैक के बीच में इशू आ गया पिछले 5-6 साल से कि जनाब सीपैक में इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी उसके खिलाफ है, इंडियन भी खिलाफ है, और अफगानिस्तान को यूज किया जा रहा है फॉर प्रॉक्सीज, फॉर लॉन्चिंग प्रॉक्सीज अगेंस्ट पाकिस्तान टू कीप पाकिस्तान केपी एंड बलूचिस्तान जो है डिस्टेबलाइज। तो ये देखें, ये ब्रिगेडियर साहब चीज नहीं है। और दूसरी लीडरशिप का आप जिक्र नहीं कर रहे सर, अस्करी लीडरशिप। फॉर एग्जांपल सर, कि जब जनरल बाजवा वाज लीडिंग आवर आर्मी उस वक्त जो स्टांस था, और अब जब जनरल आसिम मुनीर साहब इज लीडिंग आवर आर्मी इस वक्त जो स्टांस है, और उससे पहले जो स्टांस रहा है, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज और स्टांस की तब्दीली से हमने सर क्या नुकसान उठाया, क्या फायदा उठाया सर? नहीं, मैं आपकी बात मानता हूं कि उस वक्त के जो DGISI थे उनकी तो बड़ा मशहूर वो एक वीडियो भी है जिसमें वो चाय की पहली कॉफी पी रहे थे और वो काबुल भी गए थे, जो जमाने में जिनके भाई को आज गिरफ्तार कर लिया गया है सर, जिनके भाई का, लेकिन वो एक और इंटरनल मामला है, उसकी डायनेमिक्स। लेकिन इससे पहले किसी और DGISI के भाई को मैंने गिरफ्तार होते हुए 17 सालों में अपनी करियर में तो नहीं सुना सर। आपने सुना है तो बताइएगा प्लीज। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन पाकिस्तान में इसके जो हालात हैं वो भी इतने नॉर्मल के तो कहीं DGISI से सर उनसे रिवेंज तो नहीं लिया जा रहा सर, बदला तो नहीं लिया जा रहा? नहीं, देखें वो मैं इस पे क्या कह सकता हूं कि DGISI से क्यों कोई रिवेंज नहीं, उसकी वजह यह है कि जब देखें, एक बात आपको ज़हन में रखें, जब आप DGISI की पोजीशन पे होते हैं तो उस वक्त आपके पास सामने इतने गंभीर इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं कि कहीं ना कहीं कोई लोग तो आपसे नाराज होंगे ना। पर नवाज शरीफ को बिल्कुल पसंद नहीं है सर, वो तो अपनी स्टेटमेंट में कह चुके हैं एहतसाब होगा इनका, नाम लेके DGISI फैज हमीद का, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब का। देखें जी, बात यह है कि पहली बात तो आप एहतसाब का बात तो छोड़ ही देना, पाकिस्तान में एहतसाब का प्रोसेस तो फेल हो चुका है। NRO दे के नवाज शरीफ साहब ने खुद कितनी मरतबा NRO लेके वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर गए हैं, और फिर उसके बाद एहतसाब का इदारा और एंटी करप्शन का इदारा सबसे करप्ट है, ये हम सब जानते हैं सर। अब सवाल आखिरी सर, वक्त कम बचा है सर, कुछ लगभग 40 साल के बाद पाकिस्तान में किसी एयर चीफ को एक्सटेंशन दिया गया है। इससे पहले सर 80 की दिहाई में, अर्ली 80s में हमारे एयर चीफ को, मार्शल को जो एक्सटेंशन मिला था वो अफगान वॉर की वजह से मिला था, मोहम्मद अनवर शमीम साहब को। अब हम देख रहे हैं 4 दिहाइयां गुजरने के बाद दोबारा 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कि आज भी कोई वॉर जारी है या कुछ और? नहीं, देखें, पहली बात है कि आई एग्री कि एक्सटेंशन जो है ये जस्ट नथिंग ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, इट इज नॉट अ रूटीन। लेकिन मैं समझता हूं जब कोई एक्सेप्शनल हालात हो, सिक्योरिटी के मामलात हो, ऑपरेशनल मामलात हो, कोई नया इक्विपमेंट इंडक्शन हो रहा हो जिसके लिए आपको कंटिन्यूटी चाहिए पॉलिसी फॉर द प्रेजेंट एयर चीफ, तो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द वे जाके अगर हुकूमत फैसला करती है तो कोई ऐसी बात नहीं। एयर मार्शल शमीम साहब, मुझे अच्छी याद है, उस जमाने में अफगान जिहाद चल रहा था, उस जमाने में F-16 पाकिस्तान में इंडक्ट हो रहे थे, और सर उस जमाने के करीब सर हमारे पायलट्स इजराइल के खिलाफ लड़ने भी जाते थे, आजकल नहीं जाते। अब मुझे ये बताइए ब्रिगेडियर साहब, लास्ट अब आपकी नजर में मुझे सर जो रीजन दिया गया इस एक्सटेंशन का, ब्रिगेडियर साहब टेल मी इफ इट मेक्स सेंस टू यू, वो ये था कि इस वक्त हमारे एयर चीफ जो काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान को एयर से एरोस्पेस में ले जाना चाहते हैं, स्पेस में ले जाना चाहते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें कंटिन्यूटी चाहिए। वैसे सर हम पाकिस्तान एरोस्पेस में जा सकता है, जाएगा, है हमारी जरूरत है हमें सर एरोस्पेस में जाने की? यहाँ तो रोटी कपड़ा मकान के लाले हैं ब्रिगेडियर साहब।
देखें जी, मैं एक ये बात कर दूं, फिर एक मैंने वाइंडिंग अप जुमला बोलना है उसके ऊपर, ये काउंटर स्ट्राइक्स जो हुई अफगानिस्तान पे। बिल्कुल पाकिस्तान हमारा स्पार्को जो है वो चाइनीज के साथ मिलकर सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है। बहुत कुछ ऐसा काम हो रहा है जिसमें वो सिक्योरिटी रिलेटेड भी हैं, वो और जनरल पर्पस भी, जो और भी कम्युनिकेशन रिलेटेड भी हैं। लेकिन एयरफोर्स के हवाले से देयर इज कोई शक नहीं है कि पीएफ टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हो गया है, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स इतना एडवांस हो गया है, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट करने के जहां पे मेरी आपकी इमेजिनेशन जो है जब वो खत्म होती है तो उनका काम आगे शुरू होता है। कि पाकिस्तान में हर चीज पब्लिक नहीं होती है, इतना इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग है मुसल्लह अफवाज का। I've seen it for 30 फिर सर ईरानी तेल बंद क्यों नहीं हो पाया सर? देखें उसकी भी मुहर्रिकात, उसकी डायनामिक्स और हैं। ठीक है, अब वो ऐसे वीडियो देखते हैं ये तमाम चीजें, लेकिन शायद जो चीज हमें नजर आ रही है वो उस तरह नहीं है। लेकिन मेरा ये जुमला ले लें आप, तो फिर टाइम खत्म हो जाएगा जी। हमने अच्छा किया है, पाकिस्तान के अवाम की बिल्कुल ये डिजायर थी, पहले भी हुआ था जनरल बाजवा के वक्त पे। ये एयर स्ट्राइक्स जो की हैं एयरफोर्स ने बिल्कुल ठीक किया है। अगर ये बाज नहीं आते तहरीक तालिबान के वहां पे लोग, वी शुड गो आउट एंड टोटली स्मैश एंड डिस्ट्रॉय द बेसिस। देखें उनको इंडियंस की सपोर्ट है, अफगान तालिबान गवर्नमेंट की सपोर्ट है, इंटरनेशनल एजेंसीज की। वी शुड नॉट टेक इट लाइंग लो। ये नहीं होना चाहिए कि जनाब जब वो आए और हमें पता भी हो कि उनकी बेसिस वहां पे है, नो वी शुड गो आफ्टर देम। और हमारे अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है एयरफोर्स की कि यू डोंट इवन हैव टू क्रॉस द बॉर्डर बाय स्टेइंग इन पाकिस्तान। अब तो पायलट की जरूरत भी नहीं है सर, अनमैन्ड ही सारे एयरक्राफ्ट आ गए हैं बहुत सारे। नो आई एग्री विद जो वहां पर अटैक ड्रोन्स आ गए, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी हमारे पास कि अटैक ड्रोन विच आर अनमैन्ड, बिल्कुल वो भी अंदर जाके देखें, एंड सब इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, सब हमारे पास इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है, तो वी शुड कीप ऑन डूइंग इट, एंड इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। मुझे तो वो लफ्ज याद था चंद जो कि शहबाज शरीफ साहब काबीना जो पहले इजलास का पहुंचो, डू और डाई, नाउ और नेवर, परफॉर्म और पेरिश। अल्लाह करी यही थे, ब्रेक वठो। वेलकम बैक। डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से, और मुझे ज्वाइन किया है साहबजादा हामिद रजा साहब ने, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। बहुत शुक्रिया हामिद साहब आपके कीमती वक्त के लिए। अब पहला सवाल हामिद साहब आपसे पूछना चाहूंगा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सर पीटीआई से मिलकर फायदा हुआ या नुकसान? बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए सियासी पार्टियां अपने सियासी मुस्तकबिल के हवाला से मुख्तलिफ फैसले करती रहती हैं, तो मैं नहीं समझता कि हमारा ये फैसला किसी भी हवाले से नुकसानदेह है। हम गुज़श्ता 7 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे, और अभी उनका जो इंट्रा पार्टी का इलेक्शन और सिंबल का जो इशू बना, उसकी वजह से उन्हें इस वक्त एक पार्टी की एम्ब्रेला की जरूरत थी ताकि तमाम पार्लियामेंटेरियंस को इंटैक्ट रखा जा सके और फ्लोर क्रॉसिंग से रोका जा सके। तो हमने इस मुश्किल वक्त के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बुरा फैसला है, ये असल फैसला है। और सर जो स्टेटमेंट्स आती रहती है बीच में कि जम हो जाएंगी दोनों पार्टियां, शेर अफजल कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं, वो कहते हैं हमें इमरान खान ने कुछ कहा, वो कहते हैं हमें इमरान खान ने कुछ कहा, ये इख्तलाफात बढ़ते नहीं जा रहे साहबजादा साहब? नहीं देखिए, जम होने के हवाला से तो आज भी कोर कमेटी की मीटिंग थी, और मैं उस कोर कमेटी की मीटिंग से भी थोड़ी देर पहले निकला हूँ। किसी किस्म की ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मेरे से बात की है और ना ही ये इशू मेरे साथ डिस्कस किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि इट्स टू अर्ली टू कॉल। सर कोर कमेटी के कोर इश्यूज क्या थे? ताल्लुक है, देखिए मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, और शेर अफजल साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वो मेरे साथ ही अपील हुए साइफर केस के अंदर, और उसके बाद कोर कमेटी के इजलास में भी थे, और गुज़श्ता शाम में भी उन्होंने अपने बयान की वजाहत कर दी कि वो चाहते थे, उनकी ख्वाहिश थी कि MWM के साथ अलायंस हो। लेकिन ये जो फैसला था इसके ऊपर उन्होंने कैटेगराइज करके क्लियर कर दिया कि इसके अंदर इमरान खान साहब की कंसेंट शामिल थी, इमरान खान साहब की अप्रूवल शामिल थी, बल्कि इमरान साहब के कहने पर ही हमारे साथ मुज़ाकरात किए गए और उसके बाद ये फाइनलाइज किया गया। तो मेरा ख्याल है कि उनकी क्लैरिफिकेशन के बाद अब कुछ चीज रह नहीं जाती। वैसे भी आज कोर कमेटी के अंदर बहुत सारी चीजें जो दीगर अब आपके इल्म में नहीं थी खुलकर बैन की गई है, जिसकी वजह से मेरा ख्याल तमाम रिजर्वेशन तमाम साथियों की दूर हो गई है।
सर आवाम की भी दूर करें ना साहिबजादा साहब, हमें भी तो बताएं। अच्छा देखिए, उसके अंदर मैं आपको क्लैरिफाई करूं, शेर अफजल मरवत साहब चूंकि शहरानी ग्रुप के साथ जो बातचीत हो रही थी उसके अंदर शेर अफजल मरवत साहब अंगेज थे, उस कमेटी का हिस्सा थे, लेकिन उनके पैरेलल इंतखाबात से पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ भी मुज़ाकरात हो रहे थे, तो उन्हें बताया गया कि ये उसके अंदर तमाम चीजें डेवलप हुई और उसके अंदर वो चूंकि हिस्सा नहीं थे। फिर इसी तरह बल्लेबाज वाला जो फैसला था उसके ऊपर भी आज तफसीली ब्रीफिंग दी गई कि वो क्यों मामलात हुए, किस तरह हुआ, और उसके बाद उसके ऊपर भी उनकी पोजीशन जो इबहम दूर हो गया, क्योंकि ये चीजें पहले उनके इल्म में नहीं थी। ये 3 डिफरेंट कमेटीज थी जो मुख्तलिफ पार्टीज के साथ नेगोशिएट कर रही थी। उसके बाद जब ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला है तो इसके ऊपर तो वो ऑलरेडी खुद क्लियर थे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला इमरान खान साहब का था। दरअसल MWM के फैसला के हवाला से पाकिस्तान में कुछ सेक्टेरियन ग्रुपों ने कुछ इस किस्म की दहशत की जानबूझ के एक सेक्टेरियन इशू बना दिया, जिसकी वजह से बल्कि इस इशू में इन्वॉल्व होने की बजाय सेफ साइड लेने का फैसला किया गया, जिसकी वजह से SIC का फैसला किया गया। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये आज बिल्कुल खुलकर सामने आ गई कि खान साहब के साथ जो मिलने वाली कमेटीज थी उसके अंदर भी बाज कमेटीज के अंदर कुछ लोग शामिल नहीं थे, जिसकी वजह से ये कि बहाम पैदा हुआ। लेकिन आज तफसील के साथ कि कौन कौन लोग किस किस कमेटी में मौजूद थे, किस किस चीज की टास्किंग थी, कौन कौन से अफराद खान साहब से मिले और किस किस चीज की क्लियरेंस खान साहब ने दी, तो वो तमाम चीजें वहां पर रखी गई, जिसकी वजह से मामला क्लियर हो गए। जी सर, मेरी नॉलेज के लिए वैसे साहबजादा साहब, क्या आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को शिरानी ग्रुप से बात करने की जरूरत सेनेट इलेक्शंस के लिए पड़ रही है सर? नहीं, हमने तो अभी शरानी ग्रुप से कोई बात नहीं की। शरानी ग्रुप से जो बात थी ये इंतखाबात से पहले की थी। ओके, पहले की और हाँ जी, पहले की थी। अभी इस वक्त पूरी बातचीत नहीं चल रही। इस वक्त कैंडिडेट्स जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इंतखाब पर ही सेनेट का जो है इंतखाबात उसमें हिस्सा ले रहे हैं। साहिबजादा साहब, हम जानते हैं कि फैसल वाडा साहब बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं जो शुरू में तो लोगों को समझ में नहीं आती हैं, बाद में सच होना शुरू हो जाती हैं, और उनकी एक स्टेटमेंट चल रही है कि रमजान के बाद गिरफ्तारियां होंगी। इससे पहले उनकी स्टेटमेंट चल रही थी कि ज्यादा शोर ना मचाएं अपनी सीटों के ऊपर, जो जीते हैं वो भी हार जाएंगे। हमने देखा रिकाउंटिंग में हारना शुरू हो गए। तो आपकी नजर में सर अब जो रमजान के बाद गिरफ्तारियां होने वाली हैं, अब PTI का या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं साहिबजादा साहब? इसी तरह क्रैकडाउन चलता रहेगा तो वक्त तो कम ही है फिर। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं जी, अगर आप तारीख का मुताला करें और पॉलिटिकल जो पाकिस्तान का अगर मर्जी देख रहे हैं, बाहर की दुनिया को छोड़ दें, कभी भी तहरीक जो है या कभी भी अवामी सपोर्ट जो है, ऐसी पार्टी जिससे अवाम की बेपनाह हमायत और हमदर्दी हासिल हो, उसको दबाने की कोशिश की वजह से आप आर्थिक तौर पर तो शायद को टारगेट अचीव कर सकते हैं, लेकिन वो पार्टी बहरहाल मौजूद रहती है, बल्कि पहले से ज्यादा शद्दमत के साथ वापस आती है। आपके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिसाल है कि जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के बाद ये समझा गया कि शायद पीपल्स पार्टी का पत्ता कट गया, लेकिन पीपल्स पार्टी आज भी एक रियलिटी है। तो इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अवाम ने जिस तरह मोहब्बत किया है, इमरान खान साहब के साथ जिस तरह मोहब्बत की है और उन पर एतमाद का इजहार किया है, एक मुश्किल वक्त है हमारे लिए। ऑब्वियसली 2 साल से हम क्राइसिस में मुख्तलिफ आईनी कानूनी मामलात हैं, आईनी कानूनी पेचीदगियां हैं, फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और हम उस विक्टिमाइजेशन का शिकार हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस्तकामत के साथ तमाम हालात का मुकाबला भी करेंगे और उस बहरान से निकलने में इंशाल्लाह इमरान खान साहब कामयाब भी होंगे। साहिबजादा साहब, एक आखिरी सवाल, आज की खबर छपी हुई है सर कि शेर अफजल मरवत साहब का स्टेटमेंट है कि PTI की गुज़िश्ता हुकूमत जो KP में थी उसमें बड़ी करप्शन हुई, बड़े लोग अरबपति बन गए। CM महमूद खान की बड़ी खाने हैं, उनकी एक खान से 25 लाख की कमाई रोजाना होती है। तो सर इस स्टेटमेंट के ऊपर शेर अफजल साहब से पूछा गया कि आप PTI की बुराइयां करना क्यों शुरू हो गए? अच्छा सर, आज के कोर कमेटी के इजलास के दौरान जी ना तो एजेंडा आइटम थी, क्योंकि ये SIC, MWM और PTI वाला जो मामला था वो टॉप प्रायोरिटी थी। आज उस मामले को कर लिया गया, तमाम चीजें बंद कर दी गई। शेर अफजल साहब के इस बयान के हवाला से आज की कोर कमेटी की मीटिंग में कोई बातचीत नहीं हुई। इस वजह से मेरा ख्याल है कि मैं आज के होने वाले इजलास में इस इशू के ऊपर कोई ध्यान देने से काफिर हूँ जनाब। ठीक सर, और बहुत बहुत शुक्रिया साहबजादा हामिद रजा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन अब PTI का मुस्तकबिल देखना है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुस्तकबिल के साथ जुड़ चुका है
यकीनन सियासी तौर पर लगे यही तो कि इहा उहा जमात आहे जंहिंजे लाइ रुगो मुश्किलात ई मुश्किलात ईंदियूं ऐं अचण वारा ॾींहं ॾुखिया सां ॾुखिया तरीन थी वेंदा। हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ डिस्कशन जारी रहंदी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। डिस्कस करेंगे सेनेट इलेक्शन, जिसके साथ मेरे लिए मौजूद हैं इस वक्त साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद साहब। कुंवर साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। कुंवर साहब, पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगा, पीटीआई के अली मोहम्मद खान साहब का यह कहना है कि जो निगरान हुकूमत के लोग थे, जिसमें अहद चीमा, जिसमें अनवारुल्लाह काकड़, जिसमें मोहसिन नकवी, जिन्होंने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा कराए हैं, वो ये आईनी या कानूनी तौर पर नहीं कर सकते। क्या ऐसी कोई शिक है कुंवर दिलशाद साहब आईनी तौर पर? नहीं, उसका मैंने स्टेटमेंट देखी है, अखबारात में ही पढ़ा है मैंने। दरअसल उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त नहीं है। ये दरअसल जो हमारा आइन का आर्टिकल 224 जो है उसमें लफ्ज है स्मॉल जनरल इलेक्शंस, तो ये जो सेनेट आता है ना, ये जनरल इलेक्शन के जुमरे में नहीं आता। सेनेट में एक बड़ा रास्त इंतखाब नहीं होते, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ये सूबाई असेंबली के मेंबर उनको इलेक्ट करते हैं। इस पर आवाम का, वोटर्स का कोई असर नहीं पड़ता केयर टेकर गवर्नमेंट के अगर आ जाते हैं। लेकिन माजी में आप ये देखें कि माजी में खुद मुसद्दक मलिक जो थे वो 2013 में वफाकी वजीर थे तवानाई के, पेट्रोलियम के। लेकिन जो ही वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई या नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको फौरी तौर पर उनको एडवाइजर रख दिया, वही फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस देकर, और वो तकरीबन 4-5 साल तक फेडरल मिनिस्टर तो नहीं, लेकिन बाहर एडवाइजर रहे मिनिस्टर लेवल के लेवल। अब तो इसके बाद 2018 में उनको बना दिया सेनेटर, लेकिन एडवाइजर तो रहे। इसी तरह बाकी ये जो मामला है इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए मजार, लेकिन ये भी हमारा आज जो कानून आइन जो है, मुझे बड़ी हैरानगी होती है, हमारे आइन जो है वो पसे पुश चला गया और हमारे जजों ने भी इस पर नजरअंदाज किया। अब ये सरफराज बुगटी साहब जो थे, ये जनाब 13 दिसंबर तक केयर टेकर गवर्नमेंट में वज़ीर दाखिला रहे, इस्तीफा दिया और जनाब इन्होंने जाके इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो बाकायदा सफाई मिनिस्टर बन गए, सफाई मेंबर बन गए, अब चीफ मिनिस्टर बन गए। अब ये सब उस वक्त इलेक्शन कमीशन के जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनको कागजात इनके नामजदगी थे, कम अज कम रिजेक्ट कर देते। लेकिन जो उनके खिलाफ जो अपील गई जैन बुगटी के कजर ने जो बाकायदा इनको चैलेंज किया, तो आप हैरान होंगे कि हमारी हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया। हालांकि साफ लिखा हुआ था आर्टिकल 224 के तहत वो तो किसी सूरत में भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं थे। जो तो इलेक्शन 224 नाफुज होती थी, लागू होती थी कि वो और उनका खानदान का कोई आदमी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। लिया उन्होंने, बन गए। इसीलिए अदालतें फेल हो गई सर, इसमें नहीं आता, सेनेट इसके जिम्मे में नहीं आता, अदालतें फेल हो गई सर। एक और वजीर थे, मैं अर्ज करूँ आपसे, एक और वजीर, ठीक है सरफराज बुगटी मेरे जाने वाले हैं, मेरा एहतराम का रिश्ता है, लेकिन मैं तो आइन और कानून के बारे में कह रहा हूँ, उनके बारे में बात तो नहीं कर रहा सर। मोहसिन नकवी सर, मोहसिन नकवी एक सूबाई वजीर था जिसकी उम्र 25-26 साल की थी, वो वजीर था केयर गवर्नमेंट में, इस्तीफा दिया, एमपी बन गया, सूबाई अपना MNA बन गया। अब जब बड़े बड़े टीवी चैनलों पे आता रहा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे कम उम्र एक जो है MNA, वो मिनिस्टर था जनाब के गवर्नमेंट में, किसी लश्कर सानी का किसका भतीजा था, बेटा था, क्या था। लेकिन ये सारे मामला तो हमारी अदालतें भी देख रही। सर मोहसिन नकवी का केस है, मोहसिन नकवी का जिक्र करें कुंवर साहब, वो भी मिनिस्टर था, चले उसको कोई जानता नहीं था, लेकिन उन्होंने चैलेंज किया, उनके मुखालफी ने, हमारी अदालतों ने बाकायदा क्लीन चिट दे दी। तो ये भी जो आज मैंने पढ़ा था, ये तो तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त नहीं है। मैंने तो पढ़ा था अली मोहम्मद का कि जो उन्होंने दिया है, ठीक है, एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू मेरी नजर में दुरुस्त नहीं है। लेकिन आपने कह दिया कि आइन को पसे पुश डाल दिया है, अदालतें भी आइन के तहत फैसले नहीं कर रही हैं। अब ये बताइए सर, ये जो सेनेट के इलेक्शन है, इसके साथ एक टर्म बड़ी कुंवर साहब रेगुलरली यूज होती है, हॉर्स ट्रेडिंग, यानी पैसा खुल के इस्तेमाल होता है। इस दफा आपको क्या लग रहा है सर, वैसे ही खुल के इस्तेमाल होगा? क्योंकि हम देख ही रहे हैं फैसल वाडा ने भी आजाद हैसियत से कागजात जमा कराए और बयान जारी कर दिया कि जरदारी साहब मेरे वालिद की तरह है, मैं उनके बेटे की तरह हूं। तो लग यही रहा है सर कुछ कमाल होने वाला है इलेक्शन में, आपको लग रहा है सर?
सेनेट के इलेक्शन में मेरे दोस्त हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। इस पर बहुत जबरदस्त आप हैरान होंगे कि इमरान खान जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके दौर में जब ये 2021 में सेनेट का इलेक्शन हुआ था तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने बाकायदा एक रेफरेंस दाखिल करवाया था, ओपिनियन ली थी आर्टिकल 186 के तहत प्रेसिडेंट अरबी की तरफ से किया था कि आप हमें इसका रास्ता रोकने की रास्ता निकाले। और ये इसमें उन्होंने कहा था कि हाउस ट्रेडिंग रोकने के लिए कोई बाकायदा जो सीक्रेट बैल्टिंग है वो खत्म की जाए। तो फिर वो जाहिर है कि वो सीक्रेट बैल्टिंग खत्म नहीं हो सकती थी, वो आर्टिकल 226 बीच में हायल था, तो कोशिश की थी। लेकिन उसके उनके जमाने में भी उनको 2018 में जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था, जब वो सुबह खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत थी, तो उस वक्त भी 80 करोड़ रुपए में गया था एक सेनेटर, 80 करोड़ रुपए में। ये खुद इमरान खान साहब जलसे जुलूस में कहते रहे। इस साल कितने में जाएगा सर? अरब तो क्रॉस करेगा इस साल। पैसा लगा बलोचिस्तान में लगा। ये बलोचिस्तान में जो होता है वो 8 या 9 अगर सूबाई असेंबली के मेंबर हों तो उसके पास 8 या 9 तो वो सेनेटर बन सकता है आसानी से, क्योंकि उनका रेशो कम होता है ना कोटा उनकी इस लिहाज से। बाकी सिंध में 22 चाहिए, 18-20, पंजाब में चाहिए 53, सुबह सरहद में भी चाहिए, सुबह खैर पख्तून में भी 25-30 चाहिए, लेकिन उसमें 16-18 के लगभग बनता है, सिंध में 16 बनता है और खैबर पख्तूनख्वा में 22-23 बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये उसी से लेन देन चल पड़ जाता है। जब एक आदमी 2-4 अरब रुपया खर्च करके बन जाता है अगर आपका सेनेटर, तो बाद में वसूल करना तो इसलिए बड़ा आसान होता है। और फिर उसका सर अब क्या आइन साजी तो करेगा नहीं, वो आवाम की खिदमत तो करेगा नहीं। लेकिन कुंवर साहब आप माशाल्लाह से हमेशा हक और सच की बात करते हैं चाहे कुछ भी हो। सर एक ऐसे निज़ाम में, एक ऐसे मुल्क में जहां हमें मालूम है कि धांधली होती है, खुल के होती है, बिकते हैं लोग, 80 करोड़ का सेनेटर बनता है, फिर भी हम सोचते हैं कि ये मुकन्निना है, ये कानून साजी करेंगे। सर आपका दिल डूबता नहीं है? मेरा तो बहुत दिल डूबता है सर, बड़ा अफसोस होता है इस निज़ाम को देखकर। ये निज़ाम तो देखो जी, बात यह है कि ये सारे जो सिलसिले बन रहा है तो हम यही चाह रहे हैं कि सिस्टम को तब्दील किया जाए। अब ये सिस्टम जो है ये पार्लिमानी सिस्टम तो ठीक है, होना चाहिए, आइन का कानून का हिस्सा है, लेकिन बालहारी जो हाउस ट्रेडिंग है इसका रोकना बहुत मुश्किल मरहला है। लेकिन इसमें खास तौर पर जो छोटे सूबे होते हैं वहाँ के हाउस ट्रेडिंग ज्यादा होती है। तो ये मामला बहरहाल ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे दोस्तों में शौर पैदा हो गया है तो उसी शौर की वजह से कोई रुकावट पैदा होती है। लेकिन कानून अदालतों ने इसके मामले में कोई सही मैंने में अपना सही रोल अदा नहीं किया। हमें तो बड़ी हैरानगी हुई है कि आइन और कानून सबके सामने हैं। और क्या आपको लगता है सर अदालतों को कोई और कंट्रोल कर रहा है? है जी, क्या आपको लगता है अदालतों को कोई और कंट्रोल कर रहा है? नहीं, वो अपना एक देखो जी, हमारी अदालतों का कंट्रोल कोई नहीं कर रहा है। ये कंट्रोल का बहाना बनाते हैं कि जी हमें कंट्रोल किस बात कर रहा है। तुम अदालत के जज हो, किसी तुम्हें कहना है, किसी तुम्हें मुलाजमत से कोई निकाल नहीं सकता। आर्टिकल 209 के तहत उनकी मुकम्मल प्रोटेक्शन है। खुद अपना इनका माइंड सेटअप ऐसा होता है क्योंकि हमारी अदलिया जो आ रही है ये वो एक मुख्तलिफ हमारे जो जुडिशल कमीशन बनता है उसमें जब हमारे जजों की अपॉइंटमेंट होती है तो वो सारे मामला तो इसी तरह होता है। इलेक्शन कमीशन देख लें, पार्लिमानी कमेटी करती है, 6 उनके वो बेजहर है। सारे सियासत की तरह से हमारे मेंबर बनते हैं कमीशन, इलेक्शन कमीशन में मजबूरी है ना, उसमें लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी। पार्लियामेंट कमेटी में 12 रुकन है, 6 अपोजिशन के, 6 गवर्नमेंट के। तो फिर बाद में वापस अपना मामला जो होता है कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद बाज़मीर पैदा हो जाते हैं। जैसे आप देखें कि अब मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन ने बड़ा सख्त स्टैंड लिया हुआ था हर मामले के अंदर आके। वो 10 का इलेक्शन देख लें, बाई इलेक्शन देख लें, इमरान खान को उन्होंने बाकायदा उनके कभी दबाव में नहीं आए। फॉरन फंडिंग केस भी उन्होंने मुकम्मल तक अंजाम तक वो सिर्फ इमरान खान से दुश्मनी निकाल लेते हैं, तो वाज़ेह है ना सर। लेकिन बहरहाल हमारी अदलियत को चाहिए कि जस्टिस फारीसा से बड़ी उम्मीद है कि वो मुमकिन है कि इस सिलसिले को देखें और वो चीज को पुरानी रवायत खत्म कर रहे हैं और नया सिस्टम लेके आ रहे हैं, फैसले भी ठीक कर रहे हैं, जानदार फैसले कर रहे हैं। तो मुमकिन है सिस्टम ठीक कर दें जस्टिस फारीसा साहब। कुंवर दिलशाद साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, जज़ाकल्लाह खैर आपके कीमती वक्त के लिए। और जिस तरह कुंवर साहब असांखे ॿुधाए विया आख़िर में कि उम्मीद हिकिड़ी आहे कि मता मे बी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब कुछ कनि हिन हॉर्स ट्रेडिंग वाले सिस्टम खे ख़त्म करण लाइ। तो लास्ट टाइम इलेक्शंस में अगर 80 करोड़ जो सेनेटर हुयो, ऐं लिखी थो ॾियां हिन दफ़े 150 करोड़ जो सेनेटर हूंदो, 1.5 अरब त किथे ई कोन पियो। अलाह पाकिस्तान ते रहम करो आहे। छो हिन महिल जेके पाकिस्तान जा हाल आहिनि, ग़रीब माण्हू तबाह आहे ऐं सेनेटर्स 1-1 अरब ताईं ख़र्च करण लाइ तयार आहिनि पावर में अचण लाइ। मूंखे इजाज़त ॾियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम।
अल्लाह हाफ़िज़।